दोस्तों, अकाउंटिंग की इस पहली कक्षा में माइक्रो आईआईटी की तरफ से मैं सौरभ निषाद आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग अकाउंटिंग की एडवांस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे हम सीखेंगे कि कंप्यूटर की मदद से अकाउंटिंग कैसे की जाती है। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर। अभी फिलहाल टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले हम अकाउंटिंग के कुछ फंडामेंटल को सीखेंगे, जो इस वीडियो और अगले आने वाले वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप वीडियोस को रोक करके नोट्स बना लीजिएगा ताकि अकाउंटिंग समझने में आपको आसानी हो। अकाउंटिंग सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अकाउंटिंग के फंडामेंटल को समझें। तो यह वीडियो आपके अकाउंटिंग फंडामेंटल के लिए ही बनाया गया है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो माइक्रो आईआईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का कंटेंट है अकाउंटिंग और टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग हेडिंग के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, और टर्मिनोलॉजी के अंदर हम ढेर सारी शब्दावलियां सीखेंगे जो अकाउंटिंग के समय इस्तेमाल की जाती हैं। लेखांकन। लेखांकन एक विधि है जिसके अनुसार व्यवसाय के लेन देन को तिथिवार बही खाता रजिस्टर पर रिकॉर्ड किया जाता है और उनका विश्लेषण करके एक व्यवसाय के लिए नियम बनाया जाता है या व्यवसाय के चलने का तौर तरीका तय किया जाता है। अगर आप लेखांकन की विधि को सीख लेते हैं तो आप व्यवसाय के सभी व्यावसायिक लेन देन को, जैसे कि परचेज करना, सेल करना, पेमेंट करना, बैंक में पैसे जमा करना, इंटरेस्ट के कैलकुलेशन को करना, इन सब विधियों को सीख लेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को रोक करके नोट्स जरूर बनाते रहिए। लेखांकन की परिभाषक शब्दावली या टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग इस वीडियो का दूसरा हेडिंग है। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि लेखांकन की शब्दावली क्या है, लेखांकन के समय किन शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है और उनका मतलब क्या होता है। अगर आप इन शब्दों को सीख लेते हैं तो अकाउंटिंग का फंडामेंटल आपको समझ में आ जाता है। जैसे इसमें पहला शब्द होगा व्यापार या ट्रेड। आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। दोस्तों, अगर आप पैसे कमाने के लिए वस्तुओं को खरीदते हैं या उसको बेचते हैं, खरीद कर बेचते हैं या बनाकर बेचते हैं, तो उसको व्यापार कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। अगली हेडिंग है पेशा या प्रोफेशन। पेशा या प्रोफेशन आय अर्जित करने के लिए किया गया ऐसा कोई भी संवैधानिक कार्य जिसे करने के लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसे पेशा कहते हैं। जैसे डॉक्टर का काम, वकील का काम, एक एक्टर का काम, एक टीचर का काम, एक ड्राइवर का काम, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनको करने के लिए हमें पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है, फिर जाके हम वो काम कर सकते हैं। अगली हेडिंग है व्यवसाय या बिजनेस। व्यवसाय या बिजनेस ऐसा कोई भी संवैधानिक कार्य जिसे आय अर्जित करने के लिए किया जाता है, उसे व्यवसाय कहा जाता है। व्यवसाय एक बहुत बड़ा शब्द है, व्यापक शब्द है, जिसमें व्यापार और पेशा दोनों आता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक करके एक अच्छा सा नोट बनाएं, क्योंकि आने वाले वीडियोस में इन शब्दों का प्रयोग या अकाउंटिंग के पूरे इस सेशन के दौरान इन शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला है, तो आप लोग नोट जरूर बनाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले
टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है मालिक। दोस्तों, मालिक कौन होता है? मालिक कौन होता है? वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यवसाय में आवश्यक पूंजी लगाता है, व्यवसाय में होने वाले लाभ या हानि का वहन करता है, उन्हें मालिक या ऑनर कहते हैं। सामान्यतः मालिक या ऑनर 3 तरह के होते हैं। एक मालिक वो जो व्यवसाय को अकेले चलाता है या अकेला सारे पैसे लगाता है, उसे कहते हैं प्रोप्राइटरी या प्रोप्राइटर। एक मालिक वो जो कई सारे लोगों के समूह से चलता है, जिसे साझेदारी या पार्टनरशिप कहते हैं। एक ऐसा भी व्यवसाय होता है जिसमें सैकड़ों की संख्या में मालिक लगे होते हैं, उसे कहते हैं शेयर होल्डर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है पूंजी। व्यवसाय का मालिक व्यवसाय चलाने के लिए व्यवसाय में जो आवश्यक धन, माल या संपत्ति लगाता है, उसे पूंजी कहा जाता है। अब अगर मुझे एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाना है तो वहां पे लगने वाले कंप्यूटर, टेबल, फैन, एसी, ये सारी जो संपत्तियां होंगी, ये सारी जो चीजें मैं लगाऊंगा, वह कैपिटल कहलाएंगी। तो मालिक जो भी संपत्ति या जो भी धन व्यवसाय में लगाता है, उसे कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है आहरण या ड्राइंग। आहरण या ड्राइंग। व्यवसाय का मालिक व्यवसाय से व्यक्तिगत खर्च के लिए जो आवश्यक राशि निकालता है, उसे आहरण कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर व्यवसाय में से मालिक अपने काम के लिए जो पैसे निकाल ले, उसे हम आहरण के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ये रिकॉर्ड करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मालिक व्यवसाय में से टाइम टाइम पर पैसे निकालता रहता है। अगर उन पैसों का हिसाब न किया जाए तो हिसाब किताब में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि आप लोग अच्छे से नोट बना लीजिए। इन सारे टेक्स्ट को वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला हेडिंग है माल या गुड्स। माल उस वस्तु को कहा जाता है जिसका व्यापार में क्रय विक्रय किया जाता है। जैसे एक कपड़े का व्यापारी अगर कपड़ा बेच रहा है तो कपड़ा उसके लिए माल होगा। एक राशन बेचने वाला व्यापारी, उसके लिए माल वो राशन होगा, दाल चावल चीनी होगा। एक कंप्यूटर विक्रेता के लिए माल उसका कंप्यूटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक है क्रय या परचेज। व्यापार में माल खरीदने को क्रय कहा जाता है। बहुत ही छोटी सी और बिल्कुल सिंगल लाइन डेफिनेशन है। व्यापार में माल खरीदने को क्रय कहा जाता है। यह बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर व्यवसाय में कोई भी संपत्ति जैसे एसी, कूलर, फ्रीज खरीदा जा रहा है तो वह बाई होगा, बॉट होगा, ना कि परचेज होगा। ये परचेज तभी होगा जब व्यवसाय में सिर्फ माल खरीदा जाए। हाँ, लेकिन अगर किसी व्यवसाय का एसी कूलर बेचना ही काम है तो वहां पे एसी कूलर उस व्यवसायी के लिए माल हो सकता है, तब वह परचेज होगा। सो आसान शब्दों में, व्यापार में पुनः विक्रय के लिए जो हम खरीदते हैं उसे परचेज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रय वापसी या परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि जो माल हमने खरीदा और वो किसी कारण से हमें अपने व्यापारी को वापस लौटाना पड़ा, तो उसको परचेज रिटर्न कहा जाता है। डेफिनेशन लिखा हुआ है कि व्यापार में खरीदे गए माल को किसी कारण से
व्यापारी को वापस लौटा देना ही क्रय वापसी कहलाता है। अब जैसे आप माल खरीद के आज सुबह लाते हैं और उसकी अनपैकिंग करते हैं, पता चलता है कि उसमें से ढेरों सामान खराब हो चुके हैं या वे वैसे नहीं हैं जैसा आपको सैंपल दिखाया गया था, तो आप वह सामान पुनः अपने व्यापारी को वापस करेंगे और उसे रिकॉर्ड करेंगे परचेस रिटर्न खाते के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विक्रय। विक्रय दोस्तों, व्यापार में माल बेचने को विक्रय कहा जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में, अगर हमारा काम कपड़ा बेचना है और हम कपड़ा बेच रहे हैं तो उसे विक्रय कहा जाएगा। अगर हमारा काम एसी कूलर बेचना है तो हम एसी कूलर को बेचते समय सेल का हिसाब किया करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है विक्रय वापसी, सेल रिटर्न जिसे कहा जाएगा। जब व्यापार से बेचा गया माल ग्राहक हमें किसी कारण से वापस लौटा देता है तो उसे विक्रय वापसी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप व्यवसाय चला रहे हैं और आपने कुछ किसी ग्राहक को बेचा, पर कुछ टाइम बाद वो ग्राहक आपको सामान किसी कारण से खराब होने या साइज अनफिट होने या क्वालिटी वैसी ना हो जैसे हमने उसको सैंपल दिया था, तो वो हमें वापस कर देता है। अब इस बेचे गए माल के हमें वापस मिलने की प्रक्रिया को विक्रय वापसी या सेल रिटर्न के खाते के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है रहतिया या स्टॉक। स्टॉक सभी को पता है क्योंकि आए दिन स्टॉक खत्म हो जाते हैं या स्टॉक पड़ा रह जाता है, तो स्टॉक तो आप सभी लोग जानते हैं। लिखा है किसी व्यापार में विक्रय के लिए उपलब्ध माल की मात्रा को स्टॉक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग तरह का होता है। ओपनिंग मतलब जब व्यवसाय शुरू होता है, जिस दिन ओपनिंग होती है उस दिन जो गुड्स अवेलेबल रहता है उसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक मीन्स जब व्यवसाय बंद होता है। बंद होता है मतलब साल की एंडिंग होती है, तो जो स्टॉक हमारे पास बचा रहता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। यहाँ इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। दैट मीन्स हर साल 1 अप्रैल को एक नया व्यावसायिक साल शुरू होता है, तो वहां पे उपलब्ध मात्रा ओपनिंग स्टॉक, और हर साल 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है लेनदार, क्रेडिटर। ये बहुत ध्यान से आप लोग इसको पढ़िए। वह व्यक्ति या संस्था जिनसे हम माल, सेवा या संपत्ति उधार लेते हैं उन्हें लेनदार कहते हैं। दोस्तों, आप व्यवसाय चलाएंगे तो बहुत बार आपको उधार माल या सेवा या संपत्ति खरीदनी पड़ेगी। आप जिन लोगों से यह उधारी लेंगे उन लोगों को लेनदार या क्रेडिटर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देनदार। देनदार वह व्यक्ति या संस्था जिन्हें हम माल, सेवा या रुपए उधार देते हैं उन्हें देनदार या डेब्टर कहते हैं। डेब्टर मीन्स दोस्तों, आप व्यवसाय चलाओगे तो जरूरत होगी कि आप लोगों को उधार माल या सेवा बेचो, तो जिन लोगों को आप बेचेंगे उनको ही देनदार कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दायित्व या लायबिलिटी। व्यवसाय में लिए गए समस्त ऋण व्यवसाय का दायित्व होता है। अब अगर व्यवसाय किसी से भी उधार लेता है 5 रुपए का, तो वो 5 रुपया व्यवसाय का दायित्व होगा, लायबिलिटीज होगी। ठीक है दोस्तों, ये बस एक एग्जांपल है। 5 रुपया कोई क्या ही उधार लेगा, 5 लाख ले सकता है। तो
हमारा व्यवसाय जो उधार लिया होता है वो हमारा दायित्व होता है, लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटीज दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऐसे लायबिलिटीज होते हैं जिनको हमें 1 साल से अधिक समय के अंतराल में चुकाना होता है, जिन्हें हमें चुकाने के लिए 1 साल से अधिक का समय मिलता है, उन्हें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे एक हमें मशीन खरीदनी है और मशीन की कुल कीमत 20 लाख रुपए है, तो अब इस 20 लाख की मशीन को हम इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके चुकाएंगे, तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंतर्गत आता है। जैसे हमने एक ट्रक खरीद लिया, तो ट्रक की वैल्यू को हम धीरे धीरे करके किस्तों में चुकाते हैं, तो उस तरह की लायबिलिटीज को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहा जाता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें हमें 1 साल के अंदर ही पेड आउट करना होता है, चुका देना होता है। जैसे हमने किसी से उधार माल खरीदा और अब हमें वो 31 मार्च क्लोजिंग से पहले पे कर देना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है संपत्ति या एसेट। एसेट या संपत्ति ऐसी वस्तुएं होती हैं जो व्यवसाय को चलाने के लिए व्यवसाय में लगी रहती हैं। किसी व्यवसाय के लिए संपत्ति होती हैं जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर, एसी, कूलर, फैन, ये ट्रैक्टर, जो भी संपत्तियां लगी हैं, जो वस्तुएं लगी हैं व्यवसाय को चलाने के लिए, वो एसेट्स की कैटेगरी में आती है। एसेट्स दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स ऐसे होते हैं जो एक बार व्यवसाय में लगने के बाद कई सालों तक चलते रहते हैं, जैसे कि भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर। अगर एक बार आपने व्यवसाय में इनको लगा लिया तो ये कई सालों तक आराम से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। करंट एसेट्स कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो कभी भी बदल सकते हैं या जिनके फॉर्मेट में चेंज आ सकता है, जैसे कि कैश। अब चूंकि कैश हमारे पास वर्तमान में मौजूद है, लेकिन हम उसे बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं। हमने उसे एक बार किसी सेवा के लिए इस्तेमाल किया तो वो खर्च हो जाएगा या उसका फॉर्मेट बदल जाएगा। फॉर्मेट बदल जाएगा मतलब उससे हम मशीन खरीद सकते हैं, उससे हम गुड्स खरीद सकते हैं या उससे किसी सर्विस के लिए पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिक्स एसेट्स जो लंबे समय तक इस्तेमाल में रहेगा, करंट एसेट्स जो बहुत कम समय के लिए इस्तेमाल में रहेगा। ठीक है, अगला हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है व्यय या एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस हमारे व्यवसाय के सारे खर्चे होते हैं। लिखा है व्यवसाय में माल के उत्पादन से लेकर विक्रय तक किए गए खर्चों को व्यय कहा जाता है। अर्थात जो हम व्यवसाय में पानी का बिल, बिजली का बिल, सैलरी, इंटरेस्ट पेबल, डिस्काउंट्स, ये सब जो देते हैं, ये सारा कुछ हमारा एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। ये खर्चे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स ऐसे एक्सपेंसेस जो माल के उत्पादन या परचेजिंग के टाइम किया जाता है। माल के उत्पादन के समय पे जो हम मजदूरी देते हैं वो मजदूरी, या माल के परचेजिंग के टाइम पे जो हम गाड़ी भाड़ा देते हैं, लोडिंग अनलोडिंग देते हैं, ये सारा कुछ हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। ठीक है दोस्तों, अगला है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कार्यालय से संबंधित होता है, ऐसे खर्चे जो माल के विक्रय के टाइम पे किए जाते हैं, जैसे विक्रय पे गाड़ी भाड़ा, डिस्काउंट देना, एडवर्टाइजमेंट करवाना, या कार्यालय में बिजली का बिल देना, एम्प्लॉय की सैलरी देना आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वीडियो होने वाला है जो, वो है अकाउंट यानी कि खाते। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि खाता क्या होता है। उसके अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जर्नल बुक कैसे रिकॉर्ड करते हैं। उसके अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम क्या है।
उसके अगले वीडियो में सीखेंगे टैली प्राइम पे जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। उसके अगले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम पे इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन कैसे करना है। सो अगले आने वाले वीडियोस और भी मजेदार होने वाले हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अच्छे से नोट बना करके सभी हेडिंग को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।